हेलो दोस्तों, लर्न एवर में आपका स्वागत है। मैं यश गुप्ता और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं और यह टेस्ट सीरीज अलग अलग संस्थानों से ली गई है। यह टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न उत्तर हैं आने वाली परीक्षा पीसीएस 2023 के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। चलिए शुरू करते हैं। यह रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 223 कै के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 243 गे के अंतर्गत और डी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। राइट आंसर है ए अनुच्छेद 323 कै के अंतर्गत। देखिए, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 343 गे के अंतर्गत आता है पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना, ठीक है, पंचायतों की संरचना आती है। और 343 के अंतर्गत आता है संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। ठीक है, संघ की राजभाषा। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न आता है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? यह एक स्थायी सदन है, बी इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, सी इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है, डी विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। सत्य नहीं है। तो राइट आंसर है इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। यह गलत है। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। कितने करते हैं? 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अनुच्छेद 169 के तहत 196 के तहत अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज, यह एक क्या है? उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, बी LM सिंघवी समिति, सी अशोक मेहता समिति और डी PK थुंगन समिति। तो राइट आंसर है बी सी अशोक मेहता समिति। राइट आंसर है सी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी और ये कहा था 1957 और ये 1977 बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता 1957 और अशोक मेहता समिति आई 1977। ठीक है, तो अशोक मेहता ने त्रिस्तरीय प्रतिमान की बात कही और अशोक मेहता ने बलवंत राय मेहता 3, अशोक मेहता 2। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यह रहा चौथा प्रश्न। निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? वर्णित नहीं है। ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा का त्याग करना, बी अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, सी राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का आदर एवं पालन करना, डी आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो राइट आंसर है बी अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। यह हमारे मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। हम जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे, जिनमें से अल्पसंख्यकों की रक्षा करना हमारे मौलिक कर्तव्यों में वर्णित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा पांचवा प्रश्न। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है या कौन से सत्य है? पहला आता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। दूसरा है प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाता है।
ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। तो राइट आंसर लगाएं जल्दी। तो राइट आंसर है एक तथा दो दोनों। तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। बिल्कुल सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यह रहा छठवां प्रश्न। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? कितने सदस्य होंगे? कम से कम 30 सदस्य होंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 371 एच, बी अनुच्छेद 371 जी, अनुच्छेद 371 और डी अनुच्छेद 371 आई। तो राइट आंसर है, छठे का राइट आंसर है डी 371 आई के तहत गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। ठीक है। और अनुच्छेद 371 जी मिजोरम राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है, मिजोरम राज्य के लिए। और 71 एच अरुणाचल प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए। और 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। तो ये इनके लिए करता है, विशेष उपबंध करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा सातवां प्रश्न हमारा। ठीक है जी, सातवां प्रश्न। दिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। इसका कारण देखेंगे, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट आंसर है डी, ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए, यह कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। भाई साहब, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। दूसरा है राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन भाग नहीं लेते। बिल्कुल, राज्य विधान परिषद के सदस्य ना तो राष्ट्रपति न उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं परंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य नहीं, राज्यों के विधानसभा सदस्य नहीं। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और यह रहा आठवां प्रश्न। कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शन ए राजमन्नार आयोग 1969, बी सरकारी आयोग 1983, सी पुंछी आयोग 2007 और डी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। तो राइट आंसर है सरकारी आयोग 1983। केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग का प्रमुख कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों पर संस्तुति देना था। ठीक है। और उन्हीं में से ये सिफारिश भी थी कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए। और यह रहा नौवां प्रश्न। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक या कौन से सत्य हैं? इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। 2, इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों और डी न तो एक न ही दो। तो राइट आंसर है इसका सी, एक तथा दो दोनों। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही है। और इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं। ये भी सही है। किस भाग के? देखिए, भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है।
और ये क्या है, किसी भी न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है, और ये राष्ट्र के संचालन के हेतु मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत जो है राज्य के कानून बनाने को भी प्रभावित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है डीपीएसपी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बहुत बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 332, सी अनुच्छेद 337, डी अनुच्छेद 340। तो राइट आंसर है ए अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में अगर हम लोकसभा में देखें तो 84 सीटें अनुमानित अनुसूचित जातियों के लिए हैं, जबकि 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। ये देखिए एससी के लिए है और ये एसटी के लिए है 47 सीटें। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा 11वां प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? ऑप्शन ए धार्मिक समानता, बी राजनीतिक समानता, सी सामाजिक समानता और डी आर्थिक समानता। ठीक है, 11वां प्रश्न। तो राइट आंसर है 11 का राइट आंसर है सी सामाजिक समानता। देखिए कैसे, 17 में क्या है? 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, तो 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत, जिसका तात्पर्य होता है केंद्र या राज्य सरकार सेवा अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी प्रकार की उपाधियां प्रदान नहीं करेगी। ठीक है, तो किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? सामाजिक समानता। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। और बढ़ते 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा, बी न्यायिक पुनरावलोकन, सी दंडित कैदियों को क्षमादान करना, डी राज्यों एवं केंद्र के मध्य उत्पन्न विवाद का निर्णय करना। तो भैया राइट आंसर है सी दंडित कैदियों को क्षमादान करना। ये किसी भी न्यायालय को यह पावर नहीं दी हुई है कि दंडित कैदियों को क्षमादान कर दे। यह राष्ट्रपति और राज्यपालों को ही यह अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी दंडित कैदियों को क्षमादान करना। यह रहा 13वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। 320 में आता है लोक सेवा आयोग के कार्य। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, तो यह हो जाएगा 1-3 से। 330 के अंतर्गत आता है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सदस्यों के आरक्षण, तो ये हो जाएगा भैया 4। और सी आता है 323A, तो 323A के अंतर्गत आता है प्रशासनिक अधिकरण, तो ये हो गया 2 से। और डी में क्या हो गया? 324 निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो अब देखो मैच कर ले रहे हैं कूट की सहायता से। तो ए का 3 हो गया, ठीक है, और बी का हो गया 4, ए का 3 बी का 4। ओहो, अभी तो ए और सी चल रहे हैं। उसके बाद 323A मतलब सी का प्रशासनिक अधिकरण 2, तो सी का 2, तो राइट आंसर हो गया तुम्हारा सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 14वां प्रश्न। ये रहा, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 85, डी अनुच्छेद 84। आर्टिकल 84। तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85। ठीक है, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियों में अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत या सत्रावसान कर सकेगा।
ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का सत्र बुलाएगा जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया आर्टिकल 85। उसके बाद है 15वां प्रश्न। ठीक है, 15वां प्रश्न देखेंगे। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ए 1/3 बहुमत के द्वारा, बी साधारण बहुमत द्वारा, सी 2/3 बहुमत द्वारा और डी आधे सदस्यों के बहुमत के द्वारा। निम्न में से कौन सा सही उत्तर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का 2/3 बहुमत के द्वारा, सी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 312 के तहत 2/3 बहुमत के द्वारा इसका सृजन कर सकती है। 2/3 बहुमत के द्वारा इसका सृजन कर सकती है। अब ये पढ़ते हैं 16वां प्रश्न, देखते हैं। ये रहा जी 16वां प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? ऑप्शन ए देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, बी राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, सी महान्यायवादी को हटाना, डी लोकपाल के सभापति एवं सदस्य को हटाना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी महान्यायवादी को हटाना। महान्यायवादी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है महान्यायवादी, जो किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 76 में आता है। 17वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय विलय जिले की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। दूसरा, सुगौली की संधि का संबंध अंगल अफगान युद्ध से था। तीसरा, सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? ये कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2, डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है 1 और 3। देखिए कैसे 1 और 3 है। पेशवा बाजीराव द्वितीय वेलेजिरी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है ये गलत है। देखिए सुगौली की संधि का संबंध आंगल अफगान युद्ध से नहीं है, यह है आंगल नेपाल युद्ध से। किसके साथ? आंगल नेपाल आंगल नेपाल युद्ध हुआ था 1814-1816 में। तो ये युद्ध समाप्त हुआ था सुगौली की संधि के साथ। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और तीसरा है सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। और ये आंगल नेपाल युद्ध जो हुआ था, ये गवर्नर था इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, बढ़ते 18वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पत्र पत्रिका संस्थापक और संपादक हैं उनके। बहिष्कृत भारत महात्मा गांधी, दैनिक आज से प्रसाद गुप्त, स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। बहिष्कृत भारत महात्मा गांधी का नहीं है, ये सही है, सुमेलित नहीं पूछा है। अस्पृश्य लोगों के लिए अगर किसी ने बात उठाई है तो वह है भीमराव अंबेडकर। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। कब? 1927 में। इसलिए ये हो गया गलत। बाकी दैनिका से प्रसाद गुप्त का ये भी ठीक है, स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई ये भी ठीक है, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट ये भी ठीक है। अब बढ़ते हैं 19वां प्रश्न। 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। ऑप्शन ए सैयद हुसैन बिलग्रामी, बी जस्टिस गुरुदास बनर्जी,
सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए और बी दोनों। 1902 में टॉमस रेली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठित किया गया, जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और गुरदास बनर्जी थे। इस आयोग का उद्देश्य था विश्वविद्यालयों की स्थितियों की समीक्षा करना तथा उनकी कार्य क्षमता के संबंध में सुझाव देना था। तो जो भारतीय शामिल किए गए थे वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। बिल्कुल सही है। अब 20वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है? किस अधिनियम के द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है? ऑप्शन ए 1881 का कारखाना अधिनियम, बी 1891 ईस्वी का कारखाना अधिनियम, सी 1911 ईस्वी का कारखाना अधिनियम, डी 1922 ईस्वी का कारखाना अधिनियम। तो राइट आंसर है ए 1881 ईस्वी का कारखाना अधिनियम। 1881 ईस्वी का कारखाना अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया। इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में महीने में 4 दिन का अवकाश प्रमुख है। यह अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था। लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था। ठीक है, 1881 का अधिनियम किसके काल में लाया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। और अब बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर, और ये रहा 21वां प्रश्न। उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी? ऑप्शन ए श्रीचंद, बी निरंजन, सी जयनाथ और डी चंडीदास। तो राइट आंसर है ए श्रीचंद ने की थी उदासी संप्रदाय। श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? गुरु नानक के। श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र थे। उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। गुरु नानक ने इन्हें अपने उत्तराधिकारी ने घोषित कर अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी घोषित किया। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था? ऑप्शन ए आत्मसम्मान आंदोलन, बी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सी हरिजन सेवक संघ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हरिजन सेवक संघ, सी द हरिजन सेवक संघ राइट आंसर। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम अखिल भारतीय, इसका ही ये पूरा नाम है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1932 में। और किसने की थी? गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये 1925 में ईवी रामास्वामी ने की थी। ईवी रामास्वामी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर ने 1924 में, बी आर अम्बेडकर 1924 में इसकी स्थापना की थी। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तुर्की भाषा में प्रवीण था। इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया। इसे इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां की उपाधि प्राप्त हुई। उपरोक्त में से किसके संबंध में यह बात कही गई है? ऑप्शन ए फिंच, बी हॉकिंस, सी मिल्टन हॉल और डी सर टॉमस रो। यह कौन व्यक्ति था? तो राइट आंसर है बी हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस से यह संबंधित बात है। 1608 में हेक्टर नामक जहाज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत भेजा गया था। और यह 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण यह जहांगीर से जाके मिला। जहांगीर से जाकर मिला और जहांगीर ने इसे 400 मनसब प्रदान किया। इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधि दी थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है?
भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी जॉन कार्टियर और डी लॉर्ड हॉलवेल। तो राइट आंसर है ए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। उसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसे ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया रॉबर्ट क्लाइव। 25वां प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। इंडियन होम रूल सोसाइटी, पेरिस इंडियन सोसाइटी, यूनाइटेड इंडियन हाउस, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा। बिल्कुल सही है। पेरिस इंडियन सोसाइटी, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। बिल्कुल सही। यूनाइटेड इंडिया हाउस, तारकनाथ दास। ये भी सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट। और डी हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, सोन सिंह भाकना। 4 ऑप्शन बिल्कुल मेल कर रहे हैं। 1 2 3 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और ये रहा अगला प्रश्न। हाँ जी, 26वां प्रश्न था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। आर कारण है इसका, मैटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। मैटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। यह भी सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर। दोनों ठीक है। और ये बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया था? स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। प्रथम वह भारतीय थे जिन्हें समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। इसीलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है और युगदूत भी कहा जाता है। युगदूत। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया था। 28वां प्रश्न देखेंगे। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पांड्य से, बी चेरों से, सी चोलों से, डी राष्ट्रकूटों से। राइट आंसर है सी चोलों से। कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? चोलों से है। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध चोलों से था। चोल वंश की राजधानी प्रारंभ में उरय्यूर थी। प्रारंभ में उरय्यूर थी, बाद में क्या हो गई? पुहार। बाद में पुहार को राजधानी बनाया गया, जो अब किस नाम से जाना जाती है? कावेरी पत्तनम। ठीक है, अब बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? ऑप्शन ए अकबर, बहुत आसान प्रश्न है। बी बाबर, सी जहांगीर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बाबर के समय पर नहीं थे, बाबर बहुत पहले आया हुआ था। ठीक है, तो अकबर जहांगीर के समय पर थे, बाबर के समय पर नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास ये अकबर तथा जहांगीर के समकालीन रहे थे। इनका जो काल रहा है वो 1532 से 1623। तो अकबर का भी शासनकाल देखा इन्होंने, जहांगीर का भी। अब बढ़ते 30वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक का राजरोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का
आरंभ माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी नसरुद्दीन महमूद, डी महमूद बिन मोहम्मद बिन तुगलक। डी क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी राजद्रोह के साथ सल्तनत काल के साम्राज्यवाद का युग का आरंभ माना जाता है। यह प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी शासक था। अमीर खुसरो ने इसे भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। क्या कहा है? भाग्यवादी व्यक्ति। तो ये रहे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं जिन्हें हम धीरे धीरे कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।